डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का, जिसका नाम क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या था हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम इसके मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था कि जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म के असेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। तो असेट्स को बेचने से पहले जितने भी अकाउंट अकाउंट का मतलब जितनी भी असेट्स का अकाउंट खुला तो उसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, नहीं करेंगे। तो हमने इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज पढ़ी थी कि जनरली जो अकाउंट्स का बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और जब डेबिट बैलेंस होगा तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डियर टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। तो जो रियलाइजेशन की कौन सी साइड में जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। फिर हम बात कर रहे थे कि कुछ असेट्स ऐसी होती है जिनको हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, या हमारी जो इक्विटी असेट्स हैं, या हमारे कोई डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, लाइक जैसे प्राइमरी एक्सपेंस हो गया, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट हो गया। तो ये इस तरह के कुछ काल्पनिक असेट्स हैं या कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो होते तो आ जाए लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले कई साल तक मिलता है, उसको भी हम क्या नहीं करते, रिलेशन अकाउंट में नहीं डालते। बाकी कहाँ डाल देंगे, फिर हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट देंगे। फिर हम बात कर रहे थे लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज को भी पेमेंट करने से पहले लायबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो रिलेशन अकाउंट बनाते समय उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या लिखी थी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डियर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और मैंने आपको बताया था केवल वही लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड होती है, मतलब जो पार्टनर फर्म से रिलेटेड है उसको हम कभी भी रिलेशन अकाउंट में नहीं डालते। मैंने आपको बताया था थर्ड पार्टी से रिलेटेड कौन सी, कि कौन कौन सी लायबिलिटी, जनरली सब डालते हैं लेकिन कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो रिलेशन में नहीं जाती, जैसे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, जो भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व हो गया, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल हो गया, तो इसको हम कभी भी रिलेशन अकाउंट में नहीं डालते, बल्कि कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स में जाएंगे। बस आपको एक चीज पे फोकस करना है कि एक वर्ड्स आता है हमारा प्रोविडेंट फंड। अब ये जो प्रोविडेंट फंड है इसको बोलते हैं भविष्य निधि। ये जो प्रोविडेंट फंड होता है ये कर्मचारियों का होता है, ना कि पार्टनर्स का होता है। आज मान लो हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे, हम उनकी सैलरी में से कुछ पैसे क्या करते हैं, रिजर्व करके चलते हैं, तो उनके फ्यूचर के लिए करें नहीं करें। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दे रखे तो इसको हम लायबिलिटी मानेंगे, और जैसे अदर लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बीपी हो गया, तो उस तरह हम इसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हमारी स्टेप्स थी। तो मैंने बात कर रहा था यहाँ पे कि जब अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि फॉलोइंग स्टेप्स फॉलोस। पहला कि क्लोज असेट्स अकाउंट, तो सॉन बैलेंस शीट। दूसरी स्टेप ये हमारी कौन सी हुई, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप टू में क्या करेंगे, क्लोज लायबिलिटीज अकाउंट्स जो सॉन इन बैलेंस शीट। तो पहले क्या कह रहा है कि हमें असेट्स अकाउंट को जो असेट्स अकाउंट जो बैलेंस शीट में सो रही है उसको क्लोज करना पड़ेगा। उसी तरह लायबिलिटीज अकाउंट जो बैलेंस शीट में सो रहा है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो कितनी स्टेप होगी, दो। अब हम बात करेंगे स्टेप थर्ड की। अब स्टेप थर्ड क्या कहती है कि अब हम क्या करेंगे, सेल्स ऑफ असेट्स। सेल्स ऑफ असेट्स का मतलब असेट्स की क्या करेंगे, बिक्री करेंगे। और जैसी असेट्स की बिक्री करेंगे तो स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे, तो स्टेप फोर्थ में हम यहां पर क्या करेंगे, पे ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और स्टेप 5 में यदि इफ एनी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कि अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, आज जैसे मान लो फर्म का जब डिसोल्यूशन करें तो उस केस में क्या होता है, हमें कुछ लीगल कार्रवाई भी करनी पड़ती है। फर्म की एसेट्स बेचने के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स को भी बुलाना पड़ता है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो हमारे कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते नहीं होते। इफ एनी
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फिक्स में हम क्या कर देंगे, सेटल। जब स्टेप 6 में हम सेटल करेंगे तो हो सकता है कि हमारे पास सिचुएशन ये हो कि असेट से पैसा ज्यादा और लायबिलिटी कम चुकानी पड़ रही है, तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और हो सकता है हमारे पास असेट से पैसा कम हो रहा है और लायबिलिटीज ज्यादा चुकानी पड़ रही, तो पार्टनर्स से क्या कर देंगे, रिकवर कर देंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसमें से अपने 2 स्टेप पढ़ चुके हैं। कल हम बात कर रहे थे कि हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी कि मैंने आपको बताया था कि असेट्स अकाउंट को कैसे क्लोज करना है। और फिर हमने एक और बात की थी कि बैलेंस शीट में जो असेट्स होती है, अगर हमने उस पर कोई प्रोविजन बना रखा है, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे थे डेटर्स का, कि हमारे पास जो डेटर्स हैं कितने के, 1 लाख, और लेस हम किसकी बात कर रहे थे, प्रोविजन की। प्रोविजन कितना है हमारे पास, 20,000। तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स हो रहे हैं कितने के हो रहे हैं, 80,000 के हो रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में हम वही डेटर्स शो करेंगे जिनसे 100% पैसा रिकवर होने की संभावना। तो वैसे तो हमारे पास जो डेटर्स है वो 1 लाख है, तो 20,000 हमारा प्रोविजन है, तो हमें रिकवर कितने होने चाहिए थे, 80,000। लेकिन आज हमने डेटर्स का जो अकाउंट है वो कितने से बोल रखा है, 1 लाख से। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर्स को मैंने आपको बताया था उसको कौन सी वैल्यू से दिखाएंगे, ग्रॉस वैल्यू से। और हमने जो प्रोविजन का अकाउंट खोल रखा है उसको भी क्लोज करना पड़ेगा, तो ये कौन सी साइड में चला जाएगा, बाय साइड में चला जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट अपनाएंगे, फिर स्टेप 2। आज हम किसकी बात करेंगे, स्टेप थर्ड की। तो स्टेप थर्ड में हम बात करेंगे सेल ऑफ असेट्स की, असेट्स को हम कैसे बेचते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सेल ऑफ, ओ सॉरी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी के पेमेंट की। देखो हम बात कर रहे थे असेट्स। अब असेट्स में जैसे मान लो प्लांट है 1 लाख रुपए का, और ये हमारा फर्नीचर है 20,000। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सोल्ड करेंगे। अब पार्टनरशिप हम क्या करती है कि जब आप इस प्लांट या फर्नीचर को सोल्ड करोगे, अब 2 सिचुएशन होती है। सोल्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये 2 पार्टनर है, ए और बी के, यहाँ पे ए और बी पार्टनर्स हैं। अब ए और बी क्या करें, इसको सोल्ड करें। सोल्ड का मतलब होता है मार्केट में। तो जब मार्केट में सोल्ड करेंगे कि उन्होंने प्लांट और फर्नीचर सोल्ड किया, तो उसके बदले में इनके पास क्या आएगा, कैश। सीधी सी बात है कि ए और बी क्या करेंगे, इस प्लांट एंड मशीनरी को मार्केट में सोल्ड करें। मार्केट का मतलब किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हैं, और थर्ड पर्सन इस प्लांट एंड मशीनरी के बदले में क्या देगा, कैश देगा। तो उसका मतलब हम असेट्स को किस में बेच रहे हैं, कैश में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो ए नाम का ये पार्टनर है, तो जो ये ए नाम का पार्टनर है, अब वो बोलता है यार ये जो फर्नीचर है, इस फर्नीचर को मेरे को दे दो आप 15,000 रुपए। तो कहने का मतलब ए नाम का पार्टनर एग्री हो गया इस फर्नीचर को लेने के लिए। यही फर्नीचर मार्केट में बेचते हैं। अब ये पार्टनर क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को ये फर्नीचर दे दो। अब पार्टनर को जैसे भी फर्नीचर देंगे तो पार्टनर का जो बैलेंस बनेगा उसमें से फर्नीचर का जो अमाउंट है उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो कई बार क्या होता है कि जब हम असेट्स की बात करते हैं तो असेट्स को हम कैश में भी बेच सकते हैं, या फिर कोई असेट्स कोई पार्टनर ले लेता है। तो अगर असेट्स कोई पार्टनर लेगा तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा, और असेट्स को कैश में बेचेंगे तो उस केस में क्या लिख देंगे, कैश लिख देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, तो पहली एंट्री क्या कह रहा है कि जब व्हेन assets are sold for cash, हम क्या करें, when assets are sold for cash, तो कैश के लिए बेचेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिग assets sold for cash। फिर हमारी सेकंड क्या हो रही कि when assets is taken away by
वन ऑफ द पार्टनर। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि व्हेन असेट्स इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर, वन ऑफ द पार्टनर का मतलब कि किसी पार्टनर द्वारा असेट्स को लेने पर, हम क्या लिख रहे हैं, व्हेन असेट्स इज टेकन अवे बाय वन ऑफ द पार्टनर। वन ऑफ द का मतलब कि किसी पार्टनर द्वारा असेट्स को लेने पर। अगर कोई पार्टनर किसी असेट्स को लेगा तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट, कैपिटल तो आएगा जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, करंट का वैल्यू जो फिक्स है, जनरली अपन कैपिटल ही लिखते हैं। फिर बात आती है रियलाइजेशन। यहाँ पे असेट्स का नाम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि असेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज कर दिया। अब जो भी हम असेट्स बेचेंगे या कोई पार्टनर लेगा तो उसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे असेट्स का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी बैलेंस शीट में असेट्स का अकाउंट ओपन था उसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे किसके थ्रू करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। और नरेशन के लिख देंगे, बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। बात करेंगे स्पेशल नोट की। स्पेशल नोट का मतलब कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द realization of any assets, so it is assumed that the assets has not realized any amount। तो इसका मतलब कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आज आपके पास बैलेंस शीट दे दी, अब बैलेंस शीट में आपके पास कोई फिक्सर है 10,000 रुपए। अब नीचे क्या लिखा होता है कि असेट्स रियलाइज्ड, कि असेट्स से कितने रियलाइज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे फिक्सर के बारे में कुछ नहीं करा और असेट्स के बारे में कह रहा है, लेकिन फिक्सर के बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो हम ये मान के चलेंगे फिक्सर से कोई पैसा रियलाइज नहीं हुआ है। तो नीचे अगर असेट्स रियलाइज में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि भी उस असेट से कितना पैसा रियलाइज हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उस असेट से जो पैसा रियलाइज हो रहा है वो जीरो है, नील हो रहा है, तो उसका फिर हम कोई भी पैसा रिकवर नहीं करेंगे। वी कैन हैव इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एन असेट्स, इट इज assumed that the assets it is assumed that the assets has not realized any amount, मतलब assets ने कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं किया है। अब हम स्टेप फोर्थ में आएंगे। स्टेप फोर्थ में क्या कर रहे हैं, अब हम लायबिलिटी का क्या करेंगे, पेमेंट। तो जिस तरह हमने बात की थी असेट्स को हम कैश में बेचते हैं, उसी तरह लायबिलिटीज का पेमेंट अगर हम कैश में करें, दो चीज की है, तो लायबिलिटी का पेमेंट कैश में करते हैं, फिर कोई पार्टनर पे करने के लिए क्या हो जाता है, लायबल हो जाता है। तो उस केस में सिचुएशन चेंज होती है कि अगर हम कैश का मतलब नगद में चुका दें तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट। तो कैश भी लिख सकते हैं और बैंक में। जनरली बैंक कब आता है, जब आपके पास बैलेंस शीट में अगर बैंक गिवन हो तो बैंक लिख दो और कैश गिवन हो तो कैश लिख दो, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर बात आती है व्हेन एनी पार्टनर्स एग्रीज टू टेक ओवर सम लायबिलिटी, कि कई बार क्या होता है कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कि लायबिलिटी को लेने के लिए क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और रिलेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि जब हमने लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज कर दिया तो उस केस में जो भी ट्रीटमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, रिलेशन अकाउंट के थ्रू होगा। तो रिलेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जैसे मान लो यहाँ पर ये ए है, तो ए नाम का कौन है, पार्टनर है। अब इसकी जो वाइफ है, तो यहाँ पर बात करेंगे मिसेस एज। तो ए की जो वाइफ है उसने क्या कर रखा है कि फर्म को लोन दे रहे हैं 8,000 रुपए। तो ए की वाइफ ने फर्म को लोन दे रखा है। तो अब ए नाम का जो पार्टनर है वो क्या बोलता है कि ये जो वाइफ का लोन है ये कौन पे करेगी, फर्म। तो फर्म के लिए एक तरीके से क्या है, लायबिलिटी। तो फर्म पे करेगी, तो क्यों ना इस लोन को मैं ही सेटल कर लूंगा, तो आप टेंशन मतलब। तो इसका मतलब इस लायबिलिटी को ए चुकाने के लिए एग्री हुई। तो कई बार क्या होता है कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो पार्टनर्स पे करने के लिए क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, उस लायबिलिटी में उस पार्टनर्स का क्या लिख देंगे, नाम। क्योंकि पता रहना चाहिए कि लायबिलिटी कैश के थ्रू नहीं किसी पार्टनर द्वारा चुकाई गई। तो एंट्री क्या कर देंगे, रिलेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। समझ में आ गई।
अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें भी एक नोट है। नोट क्या कह रहा है कि यदि इफ क्वेश्चन इज silent about the payment of हमने क्या लिखा है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, तभी मान के चलेंगे कि इट इज एज्यूम दैट फुल पेमेंट इज मेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर से मान लो 30,000। अब नीचे आपको क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि क्रेडिटर्स एग्री टू 5% डिस्काउंट। तो मतलब जो क्रेडिटर्स थे वो एग्री हो गए 5% डिस्काउंट पे पेमेंट लेने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिटर्स का जो पेमेंट बना वो 30,000, तो 5% डिस्काउंट का मतलब 1500। तो यहाँ पे 30,000 में से जैसे ही माइनस क्या करेंगे, 1500 करेंगे, तो हमारे पास 28,500 आ जाएगा। अब हम क्रेडिटर्स को 28,500 पे करेंगे, ना कि 30,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर्स एग्री हो रहा है 5% डिस्काउंट लेंगे, लेकिन अगर सवाल में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है क्रेडिटर्स के बारे में, क्वेश्चन ही साइलेंट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें पेमेंट तो करना पड़ेगा। भाई क्रेडिटर्स मना थोड़ी कर रहा है, क्रेडिटर साइलेंट है, तो इसका मतलब हमें पूरा पैसा दे रहे हैं। फिर हमें कितना देना पड़ेगा, 30,000। वही चीज लिखना है कि अगर सवाल में किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कर रहे तो हमें एकदम से मानना पड़ेगा कि उस लायबिलिटी का हम पूरा पैसा चुकाएंगे। आगे क्वेश्चन में, तो ये बात थी हमारी स्टेप 4 की। अब बात किसी करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। अब यहां पर हम बात किसी करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है, बेसिकली सी बात है कि बिजनेस में बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होंगे। ट्रांजैक्शन का मतलब जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो असेट्स को बेचेंगे, लीगल कार्रवाई होगी, तो इसलिए कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं रियलाइजेशन। अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे करे, जैसे पेड बाय फर्म, तो किसमें करेगी, इन कैश। पेड बाय फर्म का मतलब कि अगर सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस सवाल में कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000, तो ये मान के चलेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पेड किए, फर्म ने पे किए। और जब फर्म पे करेगी तो किसमें करेगी, कैश में। एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट। और नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश। हमने नरेशन के लिए कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो पेड इन किसमें हो रहे हैं, कैश में हो रहे हैं। फिर बात किसकी होती है कि यदि पेड बाय एनी पार्टनर, तो अगर किसी पार्टनर द्वारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं तो उस केस में उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो अगर कोई पार्टनर पे करेगा तो हम क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो इस तरीके, डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड का मतलब कि कई बार क्या होता है कि कुछ असेट्स एंड लायबिलिटी ऐसी होती है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हो पाती। कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को हमें पेमेंट करना था, लेकिन हम भूल गए और हमने उसको बैलेंस शीट में क्या नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया आउटस्टैंडिंग के रूप में। या फिर कुछ असेट्स थी, जैसे मान लो हमारे पास कोई टाइपराइटर था पुराना और हमने क्या कर दिया, किसी को दे दिया और हम भूल गए और हमने उसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया। जब हमने रिलेशन मतलब जब वाइंड अप करने लगे तो हमें पता चला कि एक टाइपराइटर हमारे पास था। तो उसी तरह क्या होता है कि जब हम फर्म का डिसॉल्व करते हैं तो उस केस में हमारे पास सी सिचुएशन अराइज होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी। इफ एनी एसेट्स एंड लायबिलिटी are not shown in balance sheet, it's mean account is not open in books,
सो नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। तो इसका मतलब कि जो असेट्स एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो नहीं होती है तो जनरली हम ये मानते हैं उसका कोई अकाउंट नहीं खुला है। जब अकाउंट नहीं खुला है तो उसको हमें बंद करने की जरूरत ही नहीं। भाई जब हमने अकाउंट खोला ही नहीं तो हम उसको क्लोज क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ओनली क्या करेंगे, पास एंट्री फॉर सेल ऑफ एनी पेमेंट, कि हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे या तो सेल करने की या फिर पेमेंट करने की। तो पहले पॉइंट क्या हो रहा है कि अनरिकॉर्डेड असेट्स सोल्ड फॉर कैश टेकन बाय पार्टनर। अगर हम कैश में बेचते हैं तो कैश अकाउंट दिया टू रिलाइजेशन आ जाएगा, अगर पार्टनर लेगा तो पार्टनर सेटल करंट अकाउंट दिया टू रिलाइजेशन आ जाएगा। और नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग रिलाइजेशन फ्रॉम अनरिकॉर्डेड डिस्टेंस। हम बात करेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड या पार्टनर्स एग्री टू पे लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड का मतलब कि हमने बताया था कि जो लायबिलिटी या जो असेट्स बैलेंस शीट में नहीं होती उसका अनरिकॉर्डेड बोलते हैं। कि जब हम डिसॉल्व कर देते हैं हमें पता चला कि एक लायबिलिटी का हमें क्या करना था, पेमेंट करना था, जो कि हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किए। तो अब हम उसको पे करेंगे। अब इसका अकाउंट ओपन तो होगा नहीं तो डायरेक्टली क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री। तो हम क्या लिखेंगे, रिलाइजेशन अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कंडीशन क्या लिखेंगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड। हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर क्लोजिंग रिलाइजेशन अकाउंट्स। तो जब हम रिलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो दो चीज होगी, पहला या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर फॉर किसकी बात करेंगे, प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट कब होगा, जब when credit side is more than डेबिट साइड। देखो प्रॉफिट कब होगा, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी किससे, डेबिट साइड से। तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पे डाल देंगे हम, पार्टनर्स के नाम। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे हम, रिलाइजेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और नरेशन के लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो हमने क्या लिखा, जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के, पार्टनर्स में कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट कब होता है, जब हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है किससे, डेबिट से। क्रेडिट साइड का मतलब कि हमने पढ़ा था कि जो रिलाइजेशन अकाउंट है वो कौन से नेचर का होता है, नॉमिनल। और नॉमिनल में क्या होता है कि इनकम जो साइड होती है वो कौन सी होती है, क्रेडिट। और ये जो साइड होती है वो डेबिट। डेबिट का मतलब ये एक्सपेंसेस या लॉसेस की होती है। तो सीधी सी बात है, अगर इनकम ज्यादा होगी खर्चे से तो प्रॉफिट होगा। अब लॉस कब होता है कि यहाँ पर अगर अपन बात करें सेकंड फॉर लॉस, लॉस कब होगा, जब व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। मतलब जब हमारी डेबिट साइड ज्यादा होती है किससे, क्रेडिट साइड से। तो एंट्री उल्टी हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी कि पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू रिलाइजेशन अकाउंट। तो हमने एंट्री के लिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू रिलाइजेशन अकाउंट। नरेशन क्या कर देंगे, बीइंग लॉस ऑन रिलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। तो मतलब जो भी रिलाइजेशन पे लॉस आ रहा है उसको हम ट्रांसफर क्या कर देंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो इस तरह क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो हमने जो प्रोसीजर पढ़ा है कि हमने स्टेप फर्स्ट में पढ़ा कि सबसे पहले जितनी भी असेट्स हो रही है बैलेंस शीट में उसके अकाउंट को क्लोज करते हैं। खाली कुछ असेट्स ऐसी होती है जो रिलेशन अकाउंट में नहीं जाती। उसी तरह जितनी भी लायबिलिटी उसको हम रिलेशन अकाउंट में क्लोज करेंगे। लेकिन कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है रिलेशन में नहीं जाती। फिर असेट्स को बेचेंगे। अब जब असेट्स को सोल्ड करेंगे तो कैश में करेंगे या फिर कोई पार्टनर लेगा। फिर हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। अगर कोई रिलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो उसका भी पेमेंट करेंगे। और उसके बाद जो भी अगर हमारे पास नीचे कोई इंफॉर्मेशन में अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी उसका ट्रीटमेंट करेंगे।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। और जब रियलाइजेशन अकाउंट की क्लोजिंग करेंगे, दो चीज हो गया, तो प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस होगा। तो प्रॉफिट कब हो सकता है, जब हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है किससे, डेबिट से, तो प्रॉफिट हो जाएगा। उस प्रॉफिट को हम रियलाइजेशन अकाउंट्स के थ्रू पार्टनर्स में बांट देंगे, और लॉस होगा तो हम पार्टनर्स में चार्ज करेंगे, किसके थ्रू, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। और लॉस कब होता है, जब डेबिट साइड ज्यादा होगी किससे, क्रेडिट से। क्यों, क्योंकि डेबिट हमारी एक्सपेंस एंड लॉसेस की साइड होती है। तो जब हमारी डेबिट साइड का टोटल, क्योंकि हम लायबिलिटी का पेमेंट कहाँ करेंगे, डेबिट में तो करेंगे, कि एमएनटी क्या करे थे, रिलेशन अकाउंट दिया टू कैश या बैंक, तो इसका मतलब लायबिलिटीज का पेमेंट करे। तो कई बार लायबिलिटी ज्यादा हो रही है असेट्स रिलेट से, तो सीधी सी बात है हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस केस में फिर हम पार्टनर से चार्ज करेंगे कि भैया हमारा इतना शॉर्टफॉल अमाउंट आ रहा है, तो हम आपके कैपिटल अकाउंट से रिकवर करेंगे। फिर हम इसके थ्रू क्या बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाएंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर है। अब हम इससे रिलेटेड एक सवाल करेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकें, रियलाइजेशन अकाउंट को सीख सकें। कि हमने जो थ्योरी का पोर्शन पढ़ा है वो रिलेशन अकाउंट के रूप में कैसे आएगा। और मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो थ्योरी हमने कराई है, मैं गारंटी दे रहा हूँ जिससे थ्योरिकली ये चैप्टर उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो एंटीज है, इसी एंटीज पे हमारा पूरा चैप्टर बेस है। बहुत इजी चैप्टर है और मजा बहुत आएगा इस चैप्टर को करने में, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें सिंपल क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बाद में कैश या बैंक अकाउंट बनाना। और जब कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो कैश और बैंक के दोनों साइड का अगर टोटल इक्वल आ गया, तो इसका मतलब हमने ऊपर की जितने भी प्रोसेस किए थे वो हमारे सही है। तो मतलब टैली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।